हेलो एवरीवन, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अहम चैप्टर है हमारा अकाउंट्स का। और इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं ये बेस हैं, और ये बेस अगर आपका मजबूत हो जाता है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए 11th और 12th में रहेगा। ठीक, तो आओ देखते हैं अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है, क्या क्या तरीके हैं अकाउंटिंग करने के, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। अकाउंटिंग फिलहाल होती क्या है कि आप जितने भी आपके जो डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको पर्टिकुलरली रिकॉर्ड करना। हर एक ट्रांजैक्शंस, जैसे कैश की जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में जानी चाहिए, है ना। परचेज वाली परचेज में जाएगी, सेल्स वाली सेल्स में जाएगी। इनको हमें रिकॉर्ड करना होता है। और ये कुछ कुछ तरीके होते हैं किस किस तरीके से रिकॉर्ड करे जाते हैं। फिलहाल अभी हमारा दो ही तरीका हमने देख देख रहे हैं आज। एक होती है हमारी कैश बेसिस और एक होती है हमारी एक्रूवल बेसिस। दो आप कैश से तो समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत, पर ये एक्रूवल थोड़ा आपको डाउट दे रहा होगा। कैश बेसिस मतलब ये होती है कि जैसे ही आपके पास पैसा आया, आपने रिकॉर्ड कर दिया, और पैसा गया तो उधर भी रिकॉर्ड कर दिया कि हाँ ये पैसा चला गया। तो इस तरीके से होती है। और हमारा कुछ एक ये भी होता है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि जनरली इंडिया में तो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इस दौरान जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आपने उसको रिकॉर्ड करा। वो दो तरीके से रिकॉर्ड हुई आपकी, या तो कैश बेसिस से रिकॉर्ड होगी या तो एक्रूवल बेसिस से रिकॉर्ड होगी। ठीक, तो कैश बेसिस से रिकॉर्ड होना, एक्रूवल बेसिस से रिकॉर्ड होना, दोनों ही एक अंतर आ जाता है। तो कैश बेसिस जैसे कि बताया अभी आपको कि जैसे ही पैसा आया तो हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब वो पैसा किसी भी टाइम का हो सकता है, क्या पता जैसे कि अगर हम लोग मान लो अप्रैल में है और वो मार्च का पैसा आया है, इट मीन्स कि वो पिछले साल का पैसा आया होगा, अभी का थोड़े ना होगा, वो पिछले अकाउंटिंग ईयर का होगा जो कि इस अकाउंटिंग ईयर में आया है। तो वो पिछले साल का पैसा था। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे लेट्स से कि हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग मार्च में है, अब मार्च में है और उसका हम लोग पेमेंट कर, और हम लोग को कोई पेमेंट करना है जो कि हम नहीं कर पाए, और पेमेंट हमने उसका अप्रैल में करा, तो हम लोग अप्रैल के में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब पिछले साल का खर्चा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अगले साल में। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा तो भी डेफिनेशन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर एक्रूअल बेसिस क्या होता है? एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? ड्यू पर और रिसीव पर होता है, विच एवर इज अर्लियर। तो कहते हैं इसमें एक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग में कि लेट्स से कि आप कुछ सैलरी पे करती हैं, है ना, और सैलरी आपने पे करी तो रिकॉर्ड कर दो, नहीं करी तो भी रिकॉर्ड करोगे। क्यों? क्योंकि वो सैलरी इस साल की है, इस साल के खर्चे, इस साल की इनकम आप यहीं पर इसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे, अगले अकाउंटिंग पीरियड में नहीं रिकॉर्ड करोगे। अगले अकाउंटिंग पीरियड में अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर वो इस साल का अकाउंटिंग पीरियड का आपका अफेक्ट करेगा बैलेंस। अगर कोई लेट से एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस 2022-23 का है, और 2022-23 का ना होकर आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड नहीं करा और उसको रिकॉर्ड कर रहे हो आप, और 2023-24 के अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर ये ऐसा आप रिकॉर्ड करते हो तो फिर 2022-23 का जो प्रॉफिट या फिर लॉस जो बैलेंस होगा वो इफेक्ट करता है। तो एक्रूअल बेसिस आज अधिकतर इस्तेमाल होती है, ना कि कैश बेसिस। कैश बेसिस इस्तेमाल होती है पर एक्रूअल बेसिस को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, और एक्रूअल बेसिस के बेस पे ही हम लोग अकाउंटिंग अपना करेंगे, क्योंकि यही जनरली एक्सेप्ट होती है। अगर कभी इसका फीचर पूछा जाए कि एक्रूअल बेसिस का प्लस पॉइंट क्या है या एडवांटेज पूछा जाए, तो आप यही लिखोगे कि एक्रूअल बेसिस जनरली हर जगह एक्सेप्ट होती है, और ये इस साल की इनकम और इस साल के खर्चे एकदम रियल प्रॉफिट और लॉस बताती है हमें। आई गेस आप लोग लिख लोगे डेफिनेशन को, और नहीं तो फिर हम ये दे देंगे आपको लिखने के लिए। हाँ, कभी कभी ये भी आ सकता है कि डिफरेंस, तो इसलिए हमने दो कॉलम बना दिए हैं। तो आओ जरा एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू करते हैं क्या होता है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, और डेफिनेशन से गो थ्रू करें। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंट्रीज कौन सी? जनरल एंट्रीज। कहां पर? बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। बुक ऑफ अकाउंट्स में हमारे जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश की एंट्री कैश बुक में जाएगी, परचेज की परचेज बुक में जाएगी, सेल की सेल्स में जाएगी, सैलरी की सैलरी वाले में जाएगी, है ना। तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जैसे ही पैसा आ जाए लिख दो, और चला जाएगा वो भी लिख दो। एंड नॉट व्हेन द रिसीट और पेमेंट बिकम्स ड्यू। ड्यू मतलब कि हो गई है या नहीं हुई है, उससे मतलब होता है कि जैसे आपको सैलरी आपको पे करना है, आपने नहीं पे करी तो ये ड्यू हो गई है सैलरी। कहीं से इनकम आनी थी, अभी तक नहीं आई, तो इनकम हमारी ड्यू है।
ये चीज होती है ड्यू। ठीक, तो एक्सपेंसेस आर रिपोर्टेड आफ्टर दे हैव पेड एज इनकर्ड। इसमें क्या होता है कि हमारे जो जनरली खर्चे वगैरह होते हैं वो हम उनको तब दिखाएंगे जब हो गए होंगे एक्चुअल में, मतलब आपकी जेब से एक्चुअल में पैसा खर्च हो गया तभी दिखाओगे, अनलेस अंटिल नहीं दिखाओगे। तो ये कैश बेसिस का होता है। एक्चुअल बेसिस क्या होता है? अकाउंटिंग रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। रेवेन्यूज एंड कॉस्ट हम लोग ने पिछले में देखा था, पिछले पार्ट में देखना रेवेन्यू और कॉस्ट के बारे में हम लोग ने जिक्र करा है। अकाउंटिंग रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज मतलब तो पता ही होगा आई गेस। रिकॉग्नाइज मतलब होता है कि जानना भैया। इन द पीरियड यहां पर मतलब कौन सा? अकाउंटिंग ईयर इन विच दे अकर rather व्हेन दे आर पेड। मतलब कि जिस समय जिस पीरियड में हो रही है उस समय में रिकॉर्ड करना है, उससे नहीं फर्क पड़ता ये एक्चुअल में पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। In the accrual basis of financial revenue as it is received or accumulated as it is reported as income। कोई इनकम जो हमारे पास आने वाली है और अभी तक नहीं आई है तो उसको भी इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आपको जैसे इस साल आपने लेट्स से की इन्वेस्टमेंट करी है 1 लाख रुपए की और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट आने वाला है, पिछले साल की इन्वेस्टमेंट का इस साल इंटरेस्ट आने वाला है और उन्होंने बताया कि भाई आपको पता चल गया है कि आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। अगर नहीं आया है तब भी रिकॉर्ड करोगे। क्यों रिकॉर्ड करोगे? क्योंकि एक्रूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जिस साल की है हम उसी साल रिकॉर्ड करेंगे, मिली है नहीं मिली उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। तो जिस साल के खर्चे और जिस साल की इनकम हो रही है आप उस साल रिकॉर्ड करोगे और उससे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है हमको मिल गई है या नहीं मिल गई है। अगर कुछ इसके एग्जांपल अगर हम लें, जैसे अगर हम ले लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? वो खर्चे जो हमने पहले से ही कर दिए हैं, वो खर्चे जो हमने पहले से ही कर दिए हैं। मान लेते हैं कि एक जो रेंट है, हम मान लेते हैं कि हमारा रेंट है 1000 रुपए हर महीने का है ना, तो 1000 है हर महीने का, तो 12 महीने होते हैं तो कितना रेंट पे होना चाहिए? 12000 होना चाहिए। लेट्स से सपोज मानते हैं कि हमने 1000 मल्टीप्लाई कर 15 महीने का रेंट दे दिया, कितना? 15, यानी 15,000 रुपए रेंट दे दिया होगा। तो इसमें जो 3000 रेंट है वो इस साल का रेंट नहीं होगा, वो अगले साल में जाएगा, क्योंकि एक्रूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट यही कहता है। वो 12,000 आप इधर दिखाओगे और 3000 अगले साल दिखाओगे और उसमें जो 3000 जो दिखा रहे हो वो अगले साल का रेंट होगा, 12,000 इधर का रेंट होगा। और एक और अगर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से एक एग्जांपल में लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी क्या है? एक तरीके का खर्चा है। आउटस्टैंडिंग मतलब वो वाह वाह वाली तालियां वाला नहीं, आउटस्टैंडिंग मतलब जो बकाया रह गया है। मान लेते हैं कि आपने एक एम्प्लॉय को पेमेंट करना है, मतलब सैलरी देना है और वो आपने सैलरी नहीं दी। लेट्स सपोज कि आप उसको सैलरी दे रहे हो 10,000 इंटू 12, यानी 10,000 हर महीने के हिसाब से, तो पूरे साल में कितनी हो जाएगी? 1,20,000 हो जाएगी। आप अभी इधर देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि आपने 1 लाख ही सैलरी पे करी है, 1 लाख सैलरी पे करी है और आपको एक्चुअल कितनी करनी थी? 1,20,000 करनी थी। अब 1,20,000 करनी थी तो आप रिकॉर्ड कितना करोगे? आपने एक्चुअल पेमेंट तो 1 लाख की करी है ना, पर हो कितनी रही थी? 1,20,000। तो एक्रूअल बेसिस कहता है कि आप 1,20,000 ही करोगे। वो 20,000 नहीं पेमेंट करा उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर 1,20,000 होनी चाहिए थी, इसलिए हम इसको इस साल पे करें, इसमें दिखाएंगे 20,000। अब आपका कहाँ? अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा? ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में, कहाँ पर? लायबिलिटी साइड, क्योंकि आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। ठीक, वो आगे डिस्कस करेंगे आगे चल के। फिलहाल इतना समझो कि हमें 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000 रुपये पूरे साल में सैलरी पे करनी थी, पर हमने नहीं करा। हमने करा सिर्फ पेमेंट 1 लाख का, 1,20,000 पे करनी थी एक्चुअल में, तो रिकॉर्ड कौन सी होगी? 1,20,000 होगी। ठीक, और यहाँ पर 1 लाख पेमेंट करा है तो रिकॉर्ड 1,20,000 होगी, क्योंकि इतनी होनी चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग कितनी रह गई हमारी? आउटस्टैंडिंग 20,000 रह गई है। अब बात देखो ध्यान से, 1,20,000 एक्रूअल बेसिस के हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी होनी है, और 1 लाख
1 लाख आपने पेमेंट करी है, ये कैश में एक्चुअल पेमेंट करी है, पर रिकॉर्ड कितनी करोगे? 120 करोगे अगर एक्चुअल बेसिस के कॉन्सेप्ट से चल रहे हो तो। और 1 लाख अगर हम लोग कैश बेसिस के हिसाब से चलते तो कैश बेसिस के हिसाब से सिर्फ 1 लाख करते, 1,20,000 नहीं करते, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट कितना हो रहा है? सिर्फ 1 लाख का हो रहा है। तो कैश बेसिस के थ्रू जाओगे तो 1 लाख, अगर एक्चुअल बेसिस के थ्रू जाओगे तो 1,20,000 पे करोगे। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में।